नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, जिसके माध्यम से बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। प्रिय साथियों, मुझे मालूम है आप सभी मेरा बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर संबंधित सूचनाओं को जानने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है, कोर्ट का स्टेटस क्या है, आने वाला भविष्य क्या नज़र आ रहा है। चूँकि ऐसा प्रतीत हो रहा है इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद क्या ये नियुक्ति अधर में लटक जाएगी? अभ्यर्थियों के मन में तमाम सारी आशंकाओं के बादल चल रहे हैं। तो हम आप सभी की आशंकाओं और दुविधाओं को लेकर के आपके समक्ष आ चुके हैं। देखते हैं आगे आने वाले समय क्या संभावना नज़र आ रही है। तो जैसा कि आपने ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी, हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्या मायने हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा क्या है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बहाली पर 3 को हाई कोर्ट में सुनवाई, रोक हटी तो शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। जैसा कि एक्चुअल में रोस्टर को लेकर के माननीय न्यायालय द्वारा जो आयोग द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, जो शिक्षा विभाग द्वारा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें कुछ खामियाँ थीं। उसमें जो सीटों का आवंटन था, उन सब चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया था और केस के बाद जो सरकार के पक्ष में केस नहीं आता है, ऑर्डर नहीं आता है और उसमें कहा जाता है कि अमूल चूक संशोधन करिए, वो संशोधन करना कुछ हद तक बहुत ज़्यादा सरकार के लिए मुश्किल हो रही थी। इसी वजह से सरकार पुनः एलपीए में जाती है, एलपीए मतलब अपर बेंच है, ये अपील फाइल करती है और अपील फाइल करती है, उस दरमियान अभी तक ऑर्डर नहीं आया हुआ है। इस वजह से अभी पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। ये है अब तक का ताज़ा घटनाक्रम। तो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है जिस केस की वजह से वैकेंसी रुकी हुई है। आप देख पा रहे हैं हम उसी एलपीए नंबर पे आ चुके हैं, एलपीए 604 2023। इसमें लेटेस्ट घटनाक्रम यही है कि 26 तारीख को आप देख पा रहे हैं, 26 जुलाई 2023 को एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में क्या है हम उस पे भी चलेंगे और नेक्स्ट डेट क्या है ये 3 अगस्त देख रहे हैं। तो जो आपने अभी न्यूज़पेपर की कटिंग देखी कि 3 अगस्त को आ सकता है ऑर्डर या जो भी चीज़ें, ये देखिए यही 3 अगस्त को वो कहीं न कहीं न्यूज़पेपर वाले ने इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है? इसमें थोड़ा-सा और एक चीज़ और अभ्यर्थियों को मन में दुविधा है। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने का मामला कोर्ट में उठाने वाले याचिकाकर्ता अमोद प्रमोदी ने कहा है कि अगर कोर्ट का फैसला याचिका के विपरीत आएगा, तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। अब आपके मन में ये भी दुविधा होगी कि आखिर किस तरह का फैसला आएगा, तो हम ये कहेंगे कि याचिकाकर्ता के विपरीत आया हुआ है। या फिर इनके सुप्रीम कोर्ट जाने के कितने चांसेज़ हैं, उसके क्या-क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। हम सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे बारी-बारी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो ऑर्डर आया था, इसमें क्या कहा गया था, जो 26 तारीख को ऑर्डर आया था। आप देख पा रहे हैं 26 जुलाई का ये है। ये माननीय न्यायालय हाई कोर्ट का आप देख पा रहे हैं, ये एलपीए नंबर वही है 604 2023 और एक चीज़ और है इसमें आप देख पा रहे हैं सिविल रीट ज्यूरिडिक्शन केस नंबर इतना, इतना, इतना। ओके। हम ये भी समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। आप एक चीज़ इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एलपीए नंबर इसमें कह क्या रहा है इस ऑर्डर में कि इन द मीन टाइम द लर्नेड काउंसिल फॉर द appellants इज़ डायरेक्टेड टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन एलपीए नंबर 834 ऑफ 2023 2023 एंड एलपीए नंबर 819 ऑफ 2023। इसमें कह रहा है कि ये जो दोनों एलपीए है ना, इसमें जो डिफेक्ट्स हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करने का निर्देश दिया गया है। कब तक? ये 3 अगस्त तक, पोस्ट ऑन 3/8/2023। ये 3 अगस्त तक इनको खामियां को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। किसको? जो लर्नेड काउंसिल है, जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि ये जो खामियां हैं इन दोनों एलपीए में, इन्हें दूर की जाए। अब आपके मन में दुविधा होगी कि 2 तरह के एलपीए क्यों आ रहे हैं? एक्चुअल में ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि जो अभ्यर्थी पक्ष के जितने भी 9 अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये मूलतः केस किया था डॉक्टर अमोद प्रमोदी एंड अदर्स, उसमें भी शायद कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें भी फूट पड़ गई है। वो 2 पक्ष में वो पार्टी विभक्त हो गई है और उसी 2 पक्ष में कुछ अभ्यर्थियों ने अलग से शायद एलपीए डाला हुआ है जिसका ये है कि इसमें इन दोनों एलपीए को कहा गया है कि जो भी संशोधन करने की चीज़ें हैं, वो वकील साहब द्वारा संशोधन किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी आपने देखा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई है। इस पर कहाँ तक क्या संज्ञान हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में और क्या मामला आ सकता है? देखिए, जब तक माननीय न्यायालय का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, उस पर तो कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन रही बात कि क्या अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएँगे जैसा कि ये कह रहे हैं
और अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि अगर फैसला उनके विपरीत आएगा, तो फैसला क्या उनके विपरीत आएगा? कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो उनके विपरीत जा सकती हैं? सबसे पहले तो ये समझें कि ये केस हुआ क्यों था? ये केस का मुख्य मुद्दा क्या था? एक्चुअल में ये जो केस था, ये इसलिए था जो संजीव मिस्टर चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा वहाँ पर ऑर्डर में ये कहा गया था कि जो वैकेंसी के लिए जो सीटों का आवंटन है, वो आरक्षण का उसमें पालन नहीं किया गया है। उसमें जो बैकलॉग दर्शाया गया है, वो बैकलॉग भी अच्छे से उसमें पालन नहीं किया गया है। 2014 से बैकलॉग तो समझ आता है, लेकिन 2014 से पहले का बैकलॉग, वो चीज़ें नहीं समझ आती हैं। 2014 में जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकली थी, उसमें उस बैकलॉग का ज़िक्र नहीं होता है और अचानक से 2020 में जो वैकेंसी निकलती है, वो 2014 से पहले का बैकलॉग आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है कॉन्ट्राडिक्टरी थी, जिसके वजह से संजीव प्रकाश शर्मा ने इसमें आमूल-चूल संशोधन करने के लिए कहा था, रोस्टर को लेकर के, बैकलॉग को लेकर के। और दूसरी चीज़ उन्होंने एक चीज़ और आदेश दिया था कि जो रोस्टर बनाया जा रहा है, जो सीटों का आवंटन किया जा रहा है, वो एक्चुअल में उच्च शिक्षा विभाग बिहार के या फिर आयोग द्वारा जो सीटों का आवंटन किया गया है, वो विश्वविद्यालय वाइज़ किया गया है। यूनिट विश्वविद्यालय को बनाया गया है। मतलब अगर मान लें कि अगर हिस्ट्री कोई विषय है, तो सपोज़ दैट पटना यूनिवर्सिटी या वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में कितने-कितने सीटें हैं, किस-किस कैटेगरी में कितनी-कितनी सीटें हैं, ऐसे-ऐसे आवंटन किया गया है। ना कि हिस्ट्री को एक ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया गया है। अगर हिस्ट्री को एक यूनिट बनाया जाता तो मान लेते हैं अगर हिस्ट्री में 340 सीटें हैं, सपोज़ दैट अ, अगर 340 सीटें हैं तो वो 340 सीटों में जितना-जितना प्रतिशत जनरल को बनता, जितना ईबीसी को बनता, जितना एससी को बनता, उतना-उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन यूनिट यहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं बनाया गया है, यहाँ पे यूनिट यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। यूनिवर्सिटी वाइज़ सब्जेक्ट का निर्धारण हुआ है और इसके बाद कैटेगरी का पालन किया गया है। तो मिस्टर संजीव प्रकाश शर्मा जिन्होंने ऑर्डर दिया था उसमें उन्होंने कहा क्या था कि आप सब्जेक्ट को केंद्र बिंदु रखिए, न कि विश्वविद्यालय को। देखिए सब्जेक्ट को केंद्र बिंदु रखना बहुत मुश्किल है। इसी चीज़ को लेकर के अभी सरकार न्यायालय में गई है, कोर्ट में गई है, एलपीए फाइल की है कि हम सब्जेक्ट को केंद्र बिंदु कैसे बना पाएँगे। देखिए एक्चुअल में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, 13 विश्वविद्यालय, सभी की स्थापना अलग-अलग समय कालखंड में हुई है। सभी में सीटों का आवंटन अलग-अलग है। किसी में कितने हिस्ट्री में अधिक सीटें हैं, किसी में कम है। साइकोलॉजी में किसी विश्वविद्यालय में 200 सीटें हो सकती हैं टोटल, किसी में केवल 50 हो सकते हैं, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों का स्ट्रेंथ अलग-अलग है। और सभी विश्वविद्यालयों में जो सीटें रिक्तियाँ हैं सीटों की, वो भी अलग-अलग है। ऐसे में अगर हम एक यूनिट मानकर अगर साइकोलॉजी में 424 सीटें हैं, तो हम 424 सीटों को अगर यूनिट मानकर अगर आयोग विज्ञापन जारी करता है, शिक्षा विभाग जारी करता है, तो फिर उसको विश्वविद्यालय वाइज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इसलिए आसान ये होगा कि विश्वविद्यालय वाइज़ सीटों को लिया जाए इसके बाद जो है कि एक समग्र रूप से पूरे नंबर निकल के आए। तो यही शिक्षा विभाग कहीं न कहीं एलपीए में दर्शाया है, एलपीए फाइल किया है कि विश्वविद्यालय वाइज़ रोस्टर बनाना ये बहुत ही प्रैक्टिकली आसान है और अगर सब्जेक्ट को हम लेके चलते हैं तो वो इम्प्रैक्टिकल है, वो असंभव है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। अब मान लीजिए कि अगर माननीय न्यायालय का कल 3 अगस्त को ये ऑर्डर आता है कि हाँ ठीक है, आप रोस्टर विश्वविद्यालय वाइज़ ही बनाइए, तो फिर इसमें कहाँ से इनकी याचिकाकर्ता जो हैं इनके विपक्ष में जाता है या फिर इनके माँगों का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए ये चीज़ तो अब यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी वाइज़ माननीय न्यायालय का ऑर्डर आता है कि आप यूनिवर्सिटी वाइज़ केंद्र बिंदु बना के चलें, तो फिर इसमें किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष का इसमें हनन हो रहा है। दूसरी बात, एक मुख्य मुद्दा ये भी था ऑर्डर में जो माननीय चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश का ऑर्डर था, उसमें था कि आप जितनी भी सीटें हैं उसमें एससी की सीटें हैं या फिर ईबीसी की सीटें उसमें अधिक-अधिक संख्या नज़र आ रही थी, जो कि बीसी और जनरल में जितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा था, वो भी बैकलॉग की वजह से था। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार ने ये मैं अक्षरशः नहीं बता सकता हूँ ये यही है कि नहीं है, लेकिन मुझे भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार ने पुराने बैकलॉग को हटा दिया है, 2014 से ही बैकलॉग को मान रहा है।
तो ऐसी स्थिति में ज़रूर सीटों का जो आवंटन है, जिन-जिन विषय में हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इनमें सीटों का आवंटन में अंतर देखने को मिल सकता है। यानी पुनः से जब रोस्टर बनेगा, पुनः से अब विश्वविद्यालयों को भेजी जाएगी सीट बनाने के लिए, तो उसमें चीज़ें अलग देखने को मिल सकती हैं। उसमें बीसी की सीटें बढ़ सकती हैं, जनरल कैटेगरी की सीटें बढ़ सकती हैं, ईबीसी और एससी की सीटें घट सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2014 के पहले के बैकलॉग को अगर सरकार नहीं मानेगी, तो ऐसी स्थिति में वो बैकलॉग स्वतः जो जनरल सीटें हैं, उसमें आ जाएँगे और जनरल सीट में आने का तात्पर्य अब उसमें सामान्य तौर पर उसमें जितना-जितना प्रतिशत आवंटन होगी, अगर जनरल को 50, ईबीसी को जितना प्रतिशत मिलता है 16%, बीसी को अगर 12 मिलता है तो 12%, तो उसके अकॉर्डिंग वो समान रूप से आवंटन होगा। तो इसलिए ये कहना कि जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर आएगा, वो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के विपरीत जाएगा, इसमें कहीं से ऐसी शको-शुबा नहीं लगता है कि अभ्यर्थियों के विपरीत जाएगा। और ऐसा कोई उसमें लूप होल नहीं नज़र आने वाला है, जहाँ तक मुझे संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकें और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते भी हैं, तो इनका कोर्ट कितने देर तक स्टे करेगा, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन ऐसी कम संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक-टोक लगने वाली है। इसलिए प्रिय साथियों, आपके लिए खुशी की बात है, अच्छी खबर है कि अगर 3 तारीख को माननीय न्यायालय के ऑर्डर आते हैं, तो फिर आपको नियुक्ति प्रक्रिया में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कल 3 अगस्त का इंतज़ार करें। ऐसा संभव है कि अगर मान लीजिए ये इस केस की लिस्टिंग देर से होती है, बहुत नीचे होती है, तो हो सकता है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए, 3 अगस्त को ऑर्डर ना आए। ये 4 को आ सकता है, 5 अगस्त को आ सकता है। तो चलिए हम आने वाले रिजल्ट का ऑर्डर का इंतजार करते हैं। और रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये होगा, जैसे साइकोलॉजी के अभ्यर्थी या फिर अन्य विषय के अभ्यर्थी, कि उनके केस में फिलॉसफी की बात करते हैं जिसका इंटरव्यू हो चुका है। उनके केस में है क्या कि उनका इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है, उसमें केवल रोस्टर और आरक्षण को लेकर के ही केस नहीं है, उसमें एनसीएल के भी मुद्दों को लेकर के केस है। तो प्लीज साथियों, उसका मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। जितने भी एनसीएल के केसेस हैं, सबको एक में क्लब कर दिया गया। लगभग 29, 30 या फिर 23, 24, 25 की संख्या में केसों को एक संग क्लब कर दिया गया है। क्यों क्लब किया गया है? ताकि प्रक्रिया जल्दी हो, ऑर्डर जल्दी आए, रिजल्ट जल्दी आए, माननीय न्यायालय का आदेश जल्दी आए। तो आप ये आश्वस्त रहें, जैसे इस रोस्टर के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे ऑर्डर आता है, सरकार खुद इसे लग करके एनसीएल वाले मुद्दे को भी ज़रूर क्लियर करेगी, ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके और साइकोलॉजी और फिलॉसफी जैसे विषय का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशन हो सके। तो ऐसा उम्मीद रखें कि जैसे इसका ऑर्डर आता है, बहुत जल्द आप देखेंगे आने वाले दिनों में एनसीएल वाले का भी ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद फिर तुरंत ही साइकोलॉजी, फिलॉसफी और भी जो अन्य-अन्य कुछ विषय हैं जिनका रिजल्ट अभी रोका गया है, उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा और आने वाले विषयों का साक्षात्कार जल्द ही शुरू होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। रही दूसरी बात कि जैसे कि अगर हम कहें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैकलॉग दो सरकार ने, जैसे कि सूचना मिली है सूत्रों के द्वारा कि सरकार 2014 से ही बैकलॉग मानने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में किन-किन विषयों पर प्रभाव पड़ेगा? तो प्रिय साथियों, इनमें बहुत सारे विषयों पर प्रभाव पड़ेगा, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल हुआ। लेकिन साइकोलॉजी जैसे कुछ विषय हैं जिनमें बैकलॉग अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में प्रीवियस 2014 में ही 92 सीटें खाली थीं और उन्हीं सीटों को इसमें मर्ज किया गया। अगर उन 92 सीटों को निकाल करके आप जनरल, बीसी, ईबीसी का आवंटन करेंगे प्रतिशत वाइज़, तो वो लगभग इक्वल आएगा जितना कि आरक्षित सीटें दी गई हैं, जितना कि आरक्षण मिला हुआ अलग-अलग कैटेगरी को। इसलिए साइकोलॉजी और कुछ 1-2 अन्य अपवाद में विषय हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा चेंजेज़ नहीं आएगा देखने को। बाकी सब में चेंजेज़ हो सकता है और ऐसी सूचना मिली है सूत्रों के द्वारा कि विश्वविद्यालयों को रोस्टर बनाने के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। वैसे ये सूत्र हैं, इसका मैं कन्फर्म नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये जो गोपनीय सूत्रों से पता चला है कि विश्वविद्यालयों को शायद रोस्टर भी बनाने को भेज दिया गया है और उस रोस्टर में 2014 में जो सीटें खाली थी, उसको अलग करके बाकी की सीटों को जनरलाइज़ करके बनाने के लिए आदेश दिया गया है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है बहुत जल्द आने वाले समय में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। प्लीज़ साथियों, आप इस चैनल पे अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी। प्लीज़ साथियों, अगर खबर अच्छी लगी हो और सूचना लाभप्रद है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अन्य तक शेयर भी कर दें ताकि अन्य को सूचनाएँ प्राप्त हों।
आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। इसी वजह से आपको सूचनाएँ मैं देर से उपलब्ध करा पाता हूँ। फिर आप ब्लेम करते हैं कि सूचनाएँ जल्दी आप क्यों नहीं दे रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बनता है। आप चैनल पे बने रहें अंत तक, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।